आप सभी को नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2026 जनरल साइंस के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो टॉपिक दे रखा है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपको कथन दे रखे हैं, इन कथनों पर विचार करके ये आपको पता लगाना है कि कौन सा कथन सही है। पहले कथन में आपको दे रखा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के समय जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। क्या ये कथन सही है? तो देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। दो या दो से अधिक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। तो जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ के मध्य के परमाणुओं में बंद होते हैं। परमाणु के मध्य क्या होते हैं? बंद। और ये बंद क्या होते हैं? टूटते हैं। तो बंद का विखंडन होता है, नए बनते हैं। उत्पाद के अंतर्गत नए पदार्थ, जो नए पदार्थ बनते हैं उनके मध्य बंध का निर्माण होता है, और अभिकारकों में जो परमाणुओं के मध्य में पुराने बंध होते हैं वो बंध टूटते हैं। लेकिन कभी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ है जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, और यहाँ पर किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूटेगा। तो ऐसी स्थिति में एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा। अभिकारकों में जो तत्वों के परमाणु होंगे उत्पाद में भी उन्हीं तत्वों के परमाणु उपस्थित होंगे। इस आधार पर पहला कथन तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर सही हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समय एक तत्व के परमाणु जो होते हैं वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं। अभिकारक और उत्पाद में परमाणु समान रहते हैं। दूसरा कथन दे रखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी बंध टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये भी कथन चाहिए, क्योंकि अभिकारकों में परमाणु के बीच में जो पुराने बंध होंगे वो टूटेंगे, और उत्पाद के परमाणु के मध्य क्या होंगे? नए बंध का निर्माण होगा। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध टूटते हैं और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन, उपचयन बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई? ऑक्सीजन की ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी। क्या ऑक्सीजन की कमी होती है? क्या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है? तो यहाँ आपको दो चीजों को समझना है। एक होता है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और एक होता है अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब है कोई पदार्थ के साथ यदि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है या ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। और यदि हाइड्रोजन का संयोग, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो वो होगा अपचयन। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है
और अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब आपका कोई भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण होगा इसका मतलब किसमें वृद्धि होगी? ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। तो इस आधार पर इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें एक पदार्थ का तो क्या हो? ऑक्सीकरण। एक पदार्थ का तो क्या हो? ऑक्सीकरण। और दूसरे पदार्थ का क्या हो? अपचयन हो। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं यदि एक साथ होती है तब हम उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो तो वो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक परिभाषा और आती है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि कोई पदार्थ, परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो धनायन बनता है। तो धनायन का बनना या इलेक्ट्रॉन का त्याग होना या ऑक्सीजन का संयोग होना, ये तीनों ही आपके क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण कहलाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हाइड्रोजन का संयोग या इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? ऋणावेश आएगा। तो ऋणायन का बनना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या हाइड्रोजन का संयोग, ये सभी क्या कहलाते हैं? अपचयन कहलाते हैं। तो किस पदार्थ का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी होना ऑक्सीकरण नहीं होता। हाइड्रोजन की वृद्धि ये भी ऑक्सीकरण नहीं होता और हाइड्रोजन की कमी ये भी ऑक्सीकरण नहीं होता। तो यहाँ सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ऑक्सीकरण है उसके लिए हमको कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। तो देखो यहाँ पर चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, और जो तांबा है, तांबे के ऊपर हरी परत का जमना, और लोहा है तो लोहा पर जंग लगना, ये सभी प्रक्रियाओं में वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्योंकि सभी क्रियाओं में ये इनके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड बनाते हैं इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण के संदर्भ में पहला कथन आपका एकदम सही है, क्योंकि इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा, इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो जो खाद्य सामग्री होती है हमारी, ये भी ऑक्सीकरण के कारण वायु की उपस्थिति में खराब हो जाती है। और इन्हीं को, खाद्य वस्तुओं को जब पैक किया जाता है पन्नी के अंतर्गत, तो उसमें से इस ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और इस ऑक्सीजन के स्थान पर अक्रिय गैस नाइट्रोजन, ये कम क्रियाशील होती है, तो अक्रिय गैस नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी ऑक्सीकरण के संदर्भ में एकदम सही है कि खाद्य वस्तुएं जो होती हैं जैसे चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें से नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो इस आधार पर दोनों ही कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चूना जो होता है हमारा,
इसके लिए हमको कथन दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका CaO। रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO। को चूना या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका बिना बुझा चूना कहलाता है। तो ये पहला कथन यहाँ पर एकदम करेक्ट। दूसरा, बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। अब बुझा हुआ चूने का मतलब, इस बिना बुझे चूने में यदि हम जल को मिला दें, किसको मिला दे, जल को, तो जल को मिलाने पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य नाम में हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, ये तो बिना बुझा चूना है। जब इसमें हम जल ऐड कर देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब इस बुझे हुए चूने के विलयन को हम दीवार पर लेप करते हैं तो सफेदी इस पर आती है और सफेदी के 2-3 दिन बाद इस पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। मतलब ये CO2 से क्रिया करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। तो इस आधार पर पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है और दोनों कथन सही है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1 और 2। ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। पेड़ पौधे जीव जंतु जो श्वसन करते हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या वो संयोजन अभिक्रिया है, क्या वो वियोजन अभिक्रिया है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ होता है जो अपने परमाणु, अणु या आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे आप चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, बिना बुझा चूना होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये जल से क्रिया करके ऊष्मा का निर्माण करते हैं। ऊष्मा क्या होती है, इसमें से मुक्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो देखो, कोई भी अभिक्रिया में जब संपन्न होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन जो है, श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पन्न होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन एक कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। देखो, जीवित रहने के लिए हमको क्या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऊर्जा हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा आदि जब हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमको क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन की जो प्रक्रिया है वो एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। बाकी का तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपघटित तो होकर के स्वतंत्र परमाणु, अणु, आयनों में विभक्त हो जाता है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे पानी, और पानी में यदि हम चीनी को ऐड कर दें तो इसका ताप कम हो जाता है, पानी कैसा लगने लगता है, ठंडा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये तो थे हमारे रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सिलेबस में दे रखा है।
इसी के साथ एक टॉपिक और दे रखा है, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इससे भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। तो कार्बन एवं उनके यौगिकों के बारे में हम पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सह संयोजी आबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पर ये देख लिया करो, सही पूछा है या सही नहीं है ये पूछा है। अब सह संयोजी आबंध की जब हम बात करते हैं तो सह संयोजी आबंध होता क्या है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सह संयोजी आबंध से मतलब क्या है। तो सह संयोजी बंध आबंध से मतलब है जो परमाणु होते हैं, कोई भी परमाणुओं के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो साझे से बनने वाले बंध को हम बोलते हैं सह संयोजी आबंध। साझे से बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं हम, सह संयोजी आबंध बोलते हैं। अब इसमें कथन क्या दे रखा है, यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे तो सहसंयोजक बंध बनेगा। अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझा हो रहा है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है परस्पर तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो एकल बंध भी होते हैं, द्विबंध भी बनता है और त्रिबंध का निर्माण भी होता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एकल बंध, दो इलेक्ट्रॉनों का साझे से द्विबंध और तीन इलेक्ट्रॉनों के साझे से त्रिबंध। तो यहाँ पहला कथन तो आपका एकदम सही है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। दूसरा, सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों का क्वथनांक अत्यधिक उच्च होता है। क्या ये कथन सही है? तो देखो उच्च तो होता है लेकिन आयनिक यौगिकों से ज्यादा उच्च नहीं होता क्वथनांक। ज्यादा क्वथनांक होता है आयनिक यौगिकों का जो आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से वो जुड़े होते हैं। तो इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल होता है जो दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल है। तो क्वथनांक इनका उच्च नहीं होता बल्कि क्वथनांक क्या होता है इनका कम। इसका मतलब दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो बिल्कुल देखो कोई भी पदार्थ चालक कब होता है, तो कोई भी पदार्थ चालक जब होता है उसकी दो कंडीशन है, या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक जो होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो विद्युत का चालक नहीं होगा। और दूसरा, मुक्त आयन होने चाहिए, तो इनमें मुक्त आयन भी नहीं होते हैं। अब दोनों चीजें जब सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों में नहीं होती है तो वो विद्युत के कैसे होते हैं, कुछ चालक होते हैं। इसका मतलब तीसरा कथन हमारा सही है। अब अगर यहाँ पर सही पूछता जब तो पहला और तीसरा, लेकिन यहाँ पूछा है सही नहीं है। सही नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका बी के अंतर्गत दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। अब कार्बन के संदर्भ में क्या दे रखा है, तो सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती है। क्या ये कथन सही है? तो सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ निर्जीव भी होते हैं। तो निर्जीवों में भी कार्बन पाया जाता है। इसका मतलब पहला कथन गलत है। मतलब जो ये कार्बन परमाणु है जिसका प्रतीक होता है सी, ये सजीवों में भी होता है और निर्जीव। और यहाँ पर आपको केवल सजीव दे रखा है, इसका मतलब ये कथन पूर्णतः सही नहीं है। दूसरा, अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते। तो ये दूसरा कथन आपका क्या है, सही है। क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, और कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु होता है तो कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 बंध का निर्माण कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन की संयोजकता। एक क्वेश्चन यहाँ भी ये भी बन सकता है कि कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों में
कौन सा बंध होता है? तो सहसंयोजक बंध होता है। और सहसंयोजक यौगिक होंगे, सहसंयोजक यौगिक होंगे तो ना तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही इसमें मुक्त आयन होंगे। जब दोनों ही नहीं होंगे तो ये विद्युत के चालक नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये दूसरा कथन सही है। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन तो क्या हो गया? गलत, क्योंकि सजीव के साथ साथ ये निर्जीवों में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आपको कार्बन के अपर रूप दे रखे। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक फुलरीन होता है। ये कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं, क्योंकि तीनों ही कार्बन के हैं लेकिन गुणधर्म में ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इनके संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको क्या करना है? यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन और केवल एक, दो और तीन, क्या तीनों ही सही? तो यहाँ आपको आंसर में क्या देना है कि कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो तीनों ही क्या है? कार्बन के अपर रूप है। तो कौन सा फूड सही है? इसका मतलब यहाँ पर तो आंसर नंबर क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों ही क्या है? कार्बन के अपर रूप है। फुलरीन जो होता है इसका रूप होता है कार्बन 60, कार्बन 60, और इसकी संरचना होती है फुटबॉल के समान, फुटबॉल के समान। ग्रेफाइट अपर रूप है, जो आपके पेंसिल के अंतर्गत उपयोग होता है, इसमें पेंसिल में। और ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, सहसंयोजक होता है फिर भी ये चालक होता है, ये इसका एक और गुण होता है। और हीरा अत्यधिक कठोर होता है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है ग्रेफाइट हीरे के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक सहसंयोजी परमाणु, ध्यान से देखना, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक सहसंयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। तो देखो, क्या ये संदर्भ में सही है? तो पहली बात तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। और एक और होता है फुलरीन। 3 अपर रूप आपको याद रखने हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन। अब ग्रेफाइट जो होता है, इस ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है, परतदार संरचना। और इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? मुक्त। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। तो यहाँ पर पहला कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ बंध नहीं बनाता, अन्य 3 परमाणुओं के साथ ये बंध बनाता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक तल पर बंध बनाता है और षटकोणीय व्यूह संरचना का निर्माण करता है। तो ये षटकोणीय जो संरचना बनती है ना, इस तरीके की जो संरचना का निर्माण करता है वो तो ग्रेफाइट करता है। ये संरचना हीरे की नहीं होती है। तो इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या हो गया यहाँ पर? गलत। मतलब पहले वाला जो कथन है ना, वो तो दरअसल हीरे का है, और पहला जो कथन है वो तो किसका है? हीरे का। और दूसरा जो कथन है वो ग्रेफाइट का, यहाँ पर उल्टा कर दिया। इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पर गलत होंगे। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है।
हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना फिसलनशील होता है। तो पहला कथन एकदम हीरे को लेकर के सही है, क्योंकि हीरा अत्यधिक कठोर भी होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना और फिसलनशील भी होता है। दूसरा, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का चालक होता है, न कि कुचालक। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर क्या होगा, गलत। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत। तीसरा, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब व ताप पर उपचारित करके हीरा में संश्लेषित किया जा सकता है। तो तीसरा कथन भी एकदम सही है, क्योंकि यदि हम कार्बन पर उच्च दाब और ताप रखें तो ये कार्बन जो है वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाता है, हीरे में संश्लेषित हो जाता है। तो यहाँ तीसरा कथन सही है। आपसे पूछा है सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, केवल दूसरा कथन सही नहीं है। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन को लेकर के आपको कथन दे रखे हैं और इन कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आवरण से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा है। एक होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन से कार्बन एकल बंध का निर्माण करता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन से कार्बन डबल बंध और कार्बन से कार्बन त्रिबंध का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत जो एकल बंध वाले यौगिक होते हैं वो एल्केन होते हैं, डबल बंध वालों को एल्कीन कहा जाता है और त्रिबंध वाले को एल्काइन कहा जाता है। अब आप देखिए, कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या ये कथन सही है, तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि एकल बंध वाले यौगिकों को ही हम क्या बोलते हैं, संतृप्त, जो कि एल्केन होता है। दूसरा कथन, द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो ये भी बात एकदम सही है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है। तीसरा कथन देखिए, कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ दिए गए कूट का सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो संतृप्त यौगिकों में तो एकल बॉन्ड है और असंतृप्त यौगिकों में क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कथन आपका अधिक क्रियाशील होते हैं, तो अधिक क्रियाशील नहीं होते, तो ये कथन तो क्या है, गलत है। अब कौन कौन से कथन सही हुए यहाँ पर, एक और दो, और एक और दो आपका किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर एक में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केवल कार्बन हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो अभी बताया था आपको, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इन हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त और दूसरे असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध होता है, असंतृप्त में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपके एल्केन आते हैं और असंतृप्त के अंतर्गत एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बाकी का, एल्कोहल में क्या होता है, OH क्रियात्मक समूह होता है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O समूह होता है। और हैलोजन में, हैलोजन जैसे फ्लोरीन,
फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनमें से हो। किसी कार्बनिक यौगिक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो तो हैलोजन कहलाएंगे। ये समूह होगा तो कीटोन कहलाएंगे। OH होगा तो एल्कोहल कहलाएंगे। बाकी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। क्या ये कथन सही है? ये कथन बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि जब कोयले को जलाते हैं तो वो लाल रंग के समान ज्वाला उत्पन्न करता है और ये बिना बिना ज्वाला के ऊष्मा हमको देता है। दूसरा दे रखा है आर, केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ये दूसरा भी आपका क्या है? सही है। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ए और आर दोनों सही है। तो पहले ऑप्शन में भी दे रखा है ए और आर दोनों सही है। बी में भी दे रखा है ए आर दोनों सही है। सी और डी तो कट ही गए। अब आगे दे रखा है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो बिल्कुल आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि गैसीय पदार्थ जब जलते हैं तो ज्वाला उत्पन्न करते हैं और ये जो कोयला होता है वो लाल रंग का उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोयला, तेल, गैस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न, अन्य पदार्थों के अवशेष से बिल्कुल भूगर्भ की उथल पुथल के कारण जो वनस्पति होती है, पुराने वृक्ष है, पौधे हैं, जीव जंतु है, वो सभी भूगर्भ के अंतर्गत दब जाते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति और उच्च दाब के कारण ये कठोर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर एकदम सही है। दूसरा, तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं। इसी से क्या है, किसका निर्माण होता है? तेल और गैस का निर्माण होता है। मतलब कोयला, तेल और गैस ये लाखों वर्षों तक जब जीवों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष मृदा के अंतर्गत दबे हुए रहते हैं, तब इनका निर्माण होता है। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। तो ये पहला ही कथन सही नहीं है, गलत है, क्योंकि वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त, देखो वनस्पति जो तेल होते हैं ना हमारे, ये तो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जंतु वसा जो होती है, जो जंतुओं से प्राप्त की जाती है वसा, तेल, वसा बोल लो या तेल, ये होते हैं आपके संतृप्त। वनस्पति वसा तो कैसी है आपकी? असंतृप्त, और जंतु वसा है आपकी संतृप्त। जबकि यहाँ पर वनस्पति तेल संतृप्त बता रखा है और जंतु वसा को असंतृप्त बता रखा है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर गलत। दूसरा, जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। क्या दूसरा कथन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो दूसरा कथन क्या सही है क्या? तो दूसरा कथन एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर जंतु वसा जो है वो संतृप्त वसा होती है। संतृप्त वसा अम्ल होते हैं और संतृप्त वसा जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। भोजन को पकाने के लिए असंतृप्त वसा का हम उपयोग करते हैं।
अरे भोजन जो पकाते हैं वो हम कौन सी वसा का तेल वगैरह जो काम में लेते हैं हम, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारे क्या है, वनस्पति है। तो असंतृप्त वसा तो हमारे लाभ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, जबकि संतृप्त वसा क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। ये दूसरा कथन एकदम सही है। तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन गलत, दूसरा कथन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल होता है हमारा C2H5OH। ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है जो आपको याद रखना है। अब इसमें से आपको सही कथन कौन सा नहीं है ये बताना है। सही कथन कौन सा नहीं है इसका आपको आंसर देना है। तो देखो, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, खांसी की जो दवाई होती है उसमें अल्कोहल होता है। तो पहला कथन आपका एकदम सही है। कफ सिरप, टॉनिक वगैरह जो होती है उसमें भरपूर एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। पहला कथन एकदम सही। दूसरा, यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र में सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तंत्र का तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। ये गलत बात है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा प्रभाव ही हमारे किस पर पड़ता है, तंत्र का तंत्र पर पड़ता है। तो तंत्र का तंत्र के लिए ये सही नहीं होता है, उसको मजबूत नहीं बनाता है, बल्कि उसको हानि पहुंचाता है। सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशियों पर ये विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये दूसरा कथन आपका क्या है, गलत। तीसरा, अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है। ये भी एकदम कथन सही है। कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी कथन सही है। अल्कोहल जो होती है वो कौन से अवस्था में होती है, द्रव रूप में होती है। और अब एक चीज और याद रखना, हाइड्रोजन बंध के कारण द्रव रूप में मिलती है। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर एकदम सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन को आपको पहचानना है। गन्ने के रस में मालिसस सीरा बनाया जाता है, किण्वन के फलस्वरूप अल्कोहल प्राप्त की जाती है। तो ये एकदम सही है। एल जो गन्ने का रस होता है, उस गन्ने के रस से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। पेट्रोल में क्या मिला दिया जाता है, अल्कोहल मिला दिया जाता है स्वच्छ ईंधन के रूप में। तो दोनों कथन यहाँ पर एकदम सही है। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब एथेनोइक अम्ल होता है आपका CH3COOH। ये तो इसका सूत्र है। और इसको एसिटिक अम्ल भी हम कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और ये एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त किया जाता है। इससे सिरके से प्राप्त किया जाता है। तो इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड, एसिड अंग्रेजी वर्ड है, तो कहा जाता है। पहला कथन एकदम सही है यहाँ पर। इस आधार पर पहला कथन एकदम क्या हो गया आपका, सही। दूसरा कथन, इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, क्योंकि सिरके से ही इसको प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग अचार के परिरक्षण में किया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने में हम क्या डालते हैं, उसमें सिरका डालते हैं। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी हम कहते हैं। तो यह तीनों ही कथन आपको एथेनॉइक अम्ल के बारे में याद रखने हैं, और तीनों ही कथन सही है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जल को कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है। जल में कठोरता, कठोरता का मतलब होता है उसमें कैल्शियम। देखो, जल की कठोरता, कठोरता का मतलब खारापन, और ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक कैल्शियम तत्व और एक मैग्नीशियम तत्व की क्या हो जाती है, इसमें अधिकता हो जाती है। ऐसे जल साबुन में
ऐसे जल में साबुन काम नहीं करता है, ये साबुन फट जाता है, ऐसे जल को बोलते हैं हम कठोर जल। तो इसके संदर्भ में कौन कौन से तत्व उत्तरदायी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन कौन से तत्व उत्तरदायी है, तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व इसके लिए उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब साबुन क्या है, तो साबुन जो है वो लंबी कार्बन श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। वही कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है COOH, और सोडियम या पोटेशियम लवण का मतलब है इस H के स्थान पर सोडियम, या हम क्या लगा दें, पोटेशियम लगा दें। इनके लवणों को ही क्या कहा जाता है, साबुन। पहला कथन सही है। साबुन के मिसेल प्रकाश को विकिरणित कर सकते हैं और साबुन के घोल का बादल जैसा ये निर्माण करते हैं, तो इसको मिसेलीकरण बोलते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन देने वाले पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। एक होता है आपका अपचयन। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन देने वाले क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो ऑक्सीकारक पहला कथन युग्म जो है वो सही है। ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाह्य रूप से मिलाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। तो ऑक्सीकारक के बारे में भी सही लिखा हुआ है और उत्प्रेरक के बारे में भी सही लिखा हुआ है। अब लास्ट बचता है आपका एस्टर। ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से बनते हैं। देखो, एल्कोहल होता है ROH और अम्ल हो गया आपका RCOOH, और इसकी क्रिया से बनेगा RC≡OR। इसी को हम बोलते हैं एस्टर। तो एस्टर का निर्माण किससे होता है, एल्कोहल से और अम्ल से। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक और एस्टर के बारे में तीनों ही कथन सही है। इस तरीके से ये हमारे केमिस्ट्री को लेकर के दो चैप्टर, एक रासायनिक अभिक्रियाएं और दूसरा कार्बन और उसके यौगिकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।